हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 9, विवादों को हल करने की विधि। तो जिसमें सबसे पहला प्रश्न उठता है कि विवादों को कैसे दूर किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति की सुरक्षा के लिए पहली तथा प्राथमिक आवश्यकता है युद्ध को दूर रखना है, तथा अगर युद्ध अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के किसी भाग में आरंभ हो जाए तो इसे सीमित रखना तथा इसे समाप्त करना है। विद्वान शांति की सुरक्षित करने की समस्या के लिए कई एक सुझाव देते हैं। इससे मार्गर्थो ने अपनी पुस्तक राष्ट्रों में राजनीति के आधे भाग में शांति की सुरक्षा का विश्लेषण किया है। इस उद्देश्य के लिए वे 3 विकल्प का सुझाव देते हैं। प्रतिबंधनों में शांति, इसके अधीन मार्गर्थो ने निशस्त्रीकरण, सामूहिक सुरक्षा, न्यायिक सुलझाव, शांतिपूर्ण परिवर्तन तथा अंतर्राष्ट्रीय सरकार की धारणाओं का वर्णन किया है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ बदलाव में शांति, इसके अधीन उसके विश्व राज्य, विश्व समुदाय तथा कार्यात्मकता का वर्णन किया है तथा परस्पर सांझ के द्वारा शांति अर्थात कूटनीति द्वारा शांति की सुरक्षा, इन सभी साधनों में से मार्गर्थो कूटनीति द्वारा शांति की सुरक्षा को प्राथमिकता महत्व देता है। आज तक कुछ अंतर्राष्ट्रीय उपकरण सौभाग्यवश युद्ध को दूर रखने में हमारे सहायक बने हैं, परंतु इन अनविकसित उपकरणों जैसे शक्ति संतुलन, परस्पर निर्वारक, विरोध प्रबंधन तथा वीटो वाले संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद पर हम पूर्णतः निर्भर नहीं रह सकते हैं। तो जी यहाँ बताया गया है कि विवादों को कैसे दूर किया जा सकता है। तो यहाँ लिखा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विवादों को दूर करने का सबसे पहला मुख्य स्रोत है युद्धों को दूर करना। ठीक है, देखिए जी, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो क्या हुआ था कि संपूर्ण विश्व था जो उस युद्ध में झुलस गया था। एक देश अपने मित्र राष्ट्र की रक्षा के लिए, उसका साथ निभाने के लिए उसके साथ चल रहा था, परंतु अब संयुक्त राष्ट्र द्वारा यह कानून बनाया गया है कि कोई राष्ट्र अगर दूसरे राज्य पर, दूसरे देश पर अगर युद्ध करता है और ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है तृतीय विश्व युद्ध की जैसी, तो जो दूसरे राष्ट्र होंगे उनको कानूनबद्ध उस राष्ट्र का साथ देना होगा जिस पर आक्रमण किया गया था। ठीक है, और यहाँ यह भी कहा गया है कि सुरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि निशस्त्रीकरण हो, सामूहिक सुरक्षा पैदा हो, न्यायिक सुलझाव, मीन्स कि अगर कोई राष्ट्र में विवाद चल रहा हो तो उनको न्यायिक ढंग से सुलझाया जाए। ठीक है, होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इस लेसन में एक और क्वेश्चन बनता है, विवादों के स्तर में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विवाद का वर्णन कर। सबसे प्रथम है यहाँ दिया गया इसका पॉइंट शक्ति संतुलन। आप ऊपर लिख सकते हैं, युद्ध की अनुपस्थिति शांति की पूर्व शर्त है, फिर भी हम युद्ध की पूर्णतः समाप्त नहीं कर सकते। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के इतिहास में रिकॉर्ड हमें यह बतलाता है कि शांति के युगों में स्थानीय युद्ध, सीमित युद्ध तथा जातीय समूह होते हैं। युद्धोत्तर काल में भी अरब इजराइल युद्ध, खाड़ी युद्ध, हिंदू चीन में युद्ध, वियतनाम युद्ध, भारत चीन युद्ध, और यह सूची काफी लंबी है। ऐसे युद्ध हमने देखे हैं। इस धारणा को हम अधिक से अधिक युद्ध के अवसरों को सीमित करने के साधनों का ही उपकरण कह सकते हैं कि एक उपकरण विशेषकर वे जो प्रत्येक राज्य की राष्ट्रीय शक्ति की प्रतिबंधित करते हैं, ऐसे माने जा सकते हैं कि जो युद्ध एक के निवारण में योगदान दे सकते हैं और इनके साथ साथ विरोध समाधान के शांतिपूर्ण ढंग में भी युद्ध निवारण के उपकरण के रूप में स्वीकृत किए जा सकते हैं, क्योंकि अपने हितों की पूर्ति तथा दूसरों पर अपने हितों को लादने के लिए एक राष्ट्र द्वारा अपनी राष्ट्रीय शक्ति का असीमित प्रयोग ही अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में विरोध, झगड़ों, तनाव, दबाव तथा युद्ध का स्रोत बनता है। अतः राष्ट्रीय शक्ति के प्रयोग की नियमित एवं नियंत्रित करने भी युद्ध के अवसरों को कम किया जा सकता है। शक्ति संतुलन जी, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शक्ति प्रबंध तथा युद्ध को रोकने के उपकरण के रूप में शक्ति संतुलन परंपरागत उपकरण रहा है। शक्ति संतुलन जो है वो युद्ध को रोकने के लिए काफी लंबे समय से इसका उपयोग किया गया है। इसका आधारभूत सिद्धांत यह है कि 5 या 7 बराबर के प्रमुख शक्तिशाली कर्ताओं की शक्ति तथा स्रोत इनकी शक्ति का परिसमन करते हैं। यह प्रमुख कर्ता अपनी शक्ति संबंधों में एक विशेष संतुलन बनाए रखते हैं। शक्ति संतुलन के बिगड़ने के खतरे से किसी भी देश का
अनुचित रूप में शक्तिशाली बनने की आज्ञा नहीं होती। यदि कोई राज्य अनुचित रूप से शक्तिशाली बनता है अथवा बनने का यत्न करता है तो दूसरे राज्य अकेले तथा सामूहिक रूप से अपनी शक्ति को इकट्ठा करके उस राज्य के विरुद्ध एक शक्ति की प्रबलता खड़ी कर देते हैं। इस प्रकार की ये शक्ति संतुलन युद्ध अथवा दूसरे साधनों द्वारा चुनौती देने वाले राज्य की शक्ति कम करके शक्ति संतुलन को बनाए रखते हैं। किसी भी राज्य को पूर्णतः समाप्त नहीं किया जा सकता, किंतु संतुलन के नाम पर राज्य की शक्ति पर नियंत्रण रखा जा सकता है। शक्ति संतुलन व्यवस्था के सदस्य देशों को असंगत विधि से शक्ति बढ़ोतरी को नियंत्रित कर शक्ति संतुलन को बनाए रखा जाता है। इस सिद्धांत को 19वीं शताब्दी में प्रमुख यूरोपीय राज्यों द्वारा अपने संबंधों को बनाए रखने के लिए प्रयोग में लाया गया था। 1815 to 1914 ईस्वी के दौरान बड़े युद्धों प्रथम युद्ध हुआ था, उसमें के अंदर के दौरान बड़े युद्धों को रोकने रखने के लिए यह व्यवस्था सफल रही, परंतु युद्धोत्तर काल में शक्ति संतुलन ने कई प्रकार के संचालनात्मक परिवर्तनों में से अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को इतनी शक्ति प्रबंध में अपने महत्व को खो दिया। फिर भी क्षेत्रीय स्तर पर यह अभी भी राज्यों के आपसी संबंधों को बनाने में यह व्यवस्था महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है तथा इसमें एक क्षेत्र के राज्यों में शक्ति संघर्ष को सीमित रखने की क्षमता। नेक्स्ट है जी अंतर्राष्ट्रीय कानून। अंतर्राष्ट्रीय कानून एक ऐसी व्यवस्था है जिसके नियमों को राष्ट्र राज्यों ने स्वीकार किया है और इसे मानने के लिए बाध्य है। इसी से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उनका व्यवहार नियंत्रित होता है। किसी राज्य को राष्ट्रीय शक्ति पर यह महत्वपूर्ण अंकुश है। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में जो देश लगे हुए हैं यह कानून उनके व्यवहार को नियंत्रित करता है और उन्हें निर्देश देता है। युद्ध में शांति में सुचारू रूप से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को चलाने के लिए इस व्यवस्था के पास एक कानूनी ढांचा है। जनमत, प्राकृतिक कानून, अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता, विश्व जनमत तथा उपयोगिता की भावना से बने हुए अंतर्राष्ट्रीय कानून किसी भी राज्य द्वारा शक्ति के दुरुपयोग पर एक बहुत बड़ा अंकुश है। यह राज्यों के लिए कुछ करणीय एवं अकरणीय नियमों का निर्धारण करता है। अंतर्राष्ट्रीय कानून अपने हितों की पूर्ति के लिए युद्ध की गैर कानूनी घोषित करता है। कूटनीतिक संबंध बनाने के लिए इसमें नियम बनाए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून की उल्लंघना करने वाले राज्यों के विरुद्ध प्रतिबंध लगाया जा सकते हैं। इसने उन सीमाओं को परिभाषित किया है जिनके अंदर ही राज्य अपने हितों की सुरक्षा के लिए शक्ति प्रयोग करता है। इस कानून का मुख्य आधार अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता तथा विश्व जनमत है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के नियमों को स्वीकार कर उनका पालन करने युद्ध को रोका जा सकता है। वैसे अंतर्राष्ट्रीय कानून एक कमजोर कानून है। जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है वह कमजोर कानून है, इनके पीछे कोई शक्ति नहीं है। ये संधि व्यवस्थाओं का विषय है। यह आक्रामक राष्ट्रवाद से प्रभावित किसी शक्तिशाली देश द्वारा डाले गए दबाव को रोकने में असफल रहता है। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा तथा विकास जैसे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शक्ति के दुरुपयोग के बिना प्राप्त करना है, परंतु अधिक सफल नहीं है। आधा कानून और आधी नैतिकता कानून के रूप में इसकी कमजोरी है। यह शांति के उपकरण के रूप में इसकी भूमिका को सीमित करता है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता, नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग और सब्सक्राइब करके जाइएगा।